नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धर्मांतरण को लेकर आप देख रहे हैं 2 दिन से चर्चा हो रही है, इसका अपडेट आपको दे देते हैं। तो आज एटीएस की रिमांड पर सुनवाई होनी है। 3 जुलाई तक जेल भेजे गए हैं दोनों आरोपी। 1000 लोगों के धर्मांतरण का इन पर गंभीर आरोप है। उमर गौतम, जहांगीर आलम, ये दोनों गिरफ्तार कल हुए थे। लालच देकर इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था। बच्चों, महिलाओं को इन्होंने निशाना बनाया और खास तौर से मूक बधिर बच्चों को। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग होते थे ये उन्हें ज्यादा लालच देकर उनका धर्मांतरण किया करते थे। एक संदिग्ध ट्विटर अकाउंट भी गौतम का मिला है और खुद को वो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भतीजा बताता है। 20 साल की उम्र में इस्लाम अपनाने का जिक्र किया। कल एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के बाटला हाउस के रहने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। ये लोग गरीब, मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। उन्हें पैसे और शादी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। ये रैकेट नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में भी धर्मांतरण का काम कर रहा है। विभिन्न गैर मुस्लिम, मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। इसमें विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। धर्मांतरण का चौंकाने वाला खुलासा सामने आने के बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में धर्मांतरण का कानून बना है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना सामने आई। पूरी तरह से प्रदेश सरकार और पुलिस का फेलियर है। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे यहाँ पे कफन चोर हो। हर तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मामला सामने लाया गया है। बुरी तरह विफल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के लोगों के आक्रोश से बचने के लिए धर्म और जाति का सहारा ले रहे। कब तक धर्म और जाति की राजनीति में उलझी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 4.5 साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में है, सड़क पर वो लाठी खाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी जन मुद्दों पर बात कर रही हैं। तो धर्म परिवर्तन के मामले की बात करें, गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम के घर पहुंचा न्यूज 18। फतेहपुर के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है उमर गौतम। फतेहपुर के क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक है उमर का और पिता धनराज सिंह प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से हैं। सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे धनराज के 6 बेटों में चौथे नंबर पर है उमर। पहले इसका नाम श्याम था, श्याम प्रताप। इंटरमीडिएट के बाद एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने पंतनगर गया था उमर उर्फ श्याम प्रताप। एग्रीकल्चर के बाद MU से कानून की पढ़ाई की। पास के गांव में क्षत्रिय परिवार की राजेश्वरी से शादी हुई। राजेश्वरी को भी धर्म परिवर्तन कर रजिया बनाया। धर्म परिवर्तन की वजह से पिता ने परिवार से बेदखल कर दिया था। देखिए, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया उमर गौतम कुछ साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर से निकला था। यहाँ से पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुछ समय एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और उसके बाद AMU से कानून की पढ़ाई की, ऐसा उनके परिजन कहते हैं। उमर गौतम इस्लाम कबूल करने से पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। श्याम प्रताप के पिता धनराज सिंह फतेहपुर के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे। उनके परिवार में 6 बेटे थे, जिनमें से चौथे नंबर पर श्याम प्रताप उर्फ उमर गौतम था। धनराज सिंह एक सरकारी सेवा से रिटायर हुए। जैसे ही उमर गौतम ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको यहाँ से बेदखल कर दिया। परिवार के लोगों ने उनसे नाता ख़त्म कर लिया। हालांकि पास के ही एक
गांव में छत्री परिवार की बेटी राजेश्वरी से उनकी शादी हुई, लेकिन उमर गौतम ने राजेश्वरी को भी धर्म परिवर्तन कर रजिया बना दिया। उनके परिवार के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो आते हैं यहाँ पर उमर गौतम? नहीं, ज़्यादा नहीं आवत का, तो यहाँ क्षेत्र में अपन घूमे घामे तो भले 10-20 मिनट का आ जाए, हाँ, नहीं तो आवत नहीं। जब श्याम प्रताप से उमर गौतम बने, मतलब उस वक्त उनके घर का, उनके पिताजी परिजनों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही रहा है कि यहाँ हमारे घर से मतलब न रखो, ना आओ जाओ, यहाँ कोई मतलब नहीं, तब से बंद कर दें आना जाना। तो ये मान लिया जाए कि जब उन्होंने इस्लाम कबूला तो उनको यहाँ बेदखल कर दिया गया परिवार से? परिवार से तो हाँ, ऐसे जबानी बेदखल है, वैसे लिखा पढ़ी से नहीं। तो धर्मांतरण के मामले में नोएडा की डीप सोसाइटी भी विवादों में आ गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी उमर गौतम और उसके साथियों ने डीप सोसाइटी के भी कई बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। सर, जिस तरीके से यूपी एटीएस ने एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा किया और नोएडा की एक डेफ सोसाइटी में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी इस तरीके का काम चलता था। देखिए, जैसा कि आपने बताया, यूपी एटीएस के द्वारा 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ सेक्टर 117 नोएडा में एक नोएडा डीप सोसाइटी करके सेंटर है, जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ शिक्षा दी जाती है, वहाँ के से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों के पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई थी, नोएडा पुलिस के पास कहीं से कोई शिकायत नहीं थी, ना किसी परिवार से ये बताया गया था कि उनके परिवार के किसी सदस्य का धर्म परिवर्तन कराया गया हो। आज ये बात आई है तो पहले ये मामला संज्ञान में नहीं था, कहीं से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब मामला यानी कि ये लोग पकड़े जाते हैं लखनऊ से, उसके बाद तार आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे। पश्चिमी यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, हर जगह इसके तार जुड़े हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है इसने। फतेहपुर से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, गाजियाबाद से अमित राणा, मथुरा से नितिन गौतम, नोएडा से रचना हमारे साथ है, दिल्ली से शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से जो है हम बातचीत करेंगे और पूरा कच्चा चिट्ठा आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे। सबसे पहले शंकर, मैं आपके पास आती हूं। आज रिमांड को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इनके अगर आप पूरे कांड देखें, शायद हम बता भी नहीं सकते। रामपुर में बच्चों का खतना कराने तक का आरोप लगा है इन पर। शंकर जो है अब जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। फतेहपुर चलते हैं, जहां से शुरुआत होती है, जो गांव है। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आप गांव गए, क्या वो हालात थे, क्योंकि परिवार संपन्न है और उसके बाद धर्म परिवर्तन और फिर अलग अलग लोगों को भी इसका शिकार बनाया गया, क्या ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं, उस गांव में हैं जो फतेहपुर का पंथुआ गांव है, थाना थरियाओं लगता है। धनराज सिंह जो कि उमर गौतम जो इस्लाम कबूल करने से पहले श्याम प्रताप हुआ करते थे, उनके पिता धनराज सिंह यहाँ के एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे। उनको कई बीघे के काश्तकार थे, बड़े जमींदार थे और सरकारी नौकरी भी करते थे, सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। 6 उनके बेटे थे, चौथे नंबर पर ये श्याम प्रताप थे जो बाद में उमर गौतम बन गए। परिवार ने इनको पढ़ाई के लिए, पहले एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए पंतनगर भेजा था, फिर बताया जाता है वहाँ से वो कानून की पढ़ाई करने AMU गए और तभी उन्हें धर्म परिवर्तन भी किया। पास में एक बगल का एक गांव है, वहाँ के छत्री परिवार की एक लड़की राजेश्वरी से उनकी शादी भी हुई थी, जिसको बाद में उन्होंने भी इस्लाम कबूल करवा के रजिया बनवा दिया। उनके परिवार से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों का कैसा संबंध रहता था, परिवार का या गाँव के लोगों का उनसे? गांव के लोगों का कोई संपर्क नहीं, जैसे आए 10-5 मिनट के लिए तो मुलाकात करते थे सबसे, बस चले जाते थे। मतलब 1-8 घंटे नहीं, 1-8 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते थे। यहाँ पर जब वो आते थे तो आसपास के गांव के लोग, जैसा कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे मुस्लिम वर्ग के लोग उनको रिसीव करते थे, उनके आसपास रहते थे, उनको सुनने आते थे। मुस्लिमें आते थे, जैसे अंदौली है, फतेहपुर के है, 2-4-6 गाड़ियाँ उनके साथ आ जाती थी बस।
जैसे परिवार में कोई मिट्टी हो गई तब आते थे इस तरह, और शादी वादी में नहीं आते थे, फंक्शन में नहीं आते थे कभी। तो देखिए, इनके जो गांव के लोग हैं, करीबी लोग हैं परिवार के, उनका भी ये कहना है कि ठीक है, वो यहाँ से वो भी बहुत कम ताल्लुक रखते थे, अपने माता पिता की मौत के बाद आए थे यहाँ पर। और ऋषभ, मैं यहाँ भी पारिवारिक आपके पास आऊंगी और आप जरा ये इंफॉर्मेशन इनसे जरूर पूछिएगा कि जब वो आते थे, कभी इन्हें इस बारे में खबर हुई कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोगों को, और ये जो 6-6 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते थे, ये फंडिंग हो रही थी, वही पैसे थे क्या? जरा इंफॉर्मेशन जुटाई। मैं आपके पास आती हूँ, रचना हमारे साथ हैं। रचना, जो मूक बधिर बच्चे हैं, हालांकि ये कहा गया कि ठीक है कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी आंकड़े ऐसे भी हैं कि उनको भी निशाना बनाया गया, और गरीब लोगों को, मूक बधिर बच्चों को, महिलाओं को। क्या और जानकारी मिली है इसके बारे में? कैसे ये फंसाते थे, किस तरह का लालच दिया जाता था? बिल्कुल जीनत, जी बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से नोएडा की डेफ सोसाइटी के भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं इस धर्मांतरण से, और मैं उसी लोकेशन पर खड़ी हुई हूँ। अगर आप पीछे देखें तो ये वही सोसाइटी है जहां पर धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। और जिस तरीके से कल 2 केस स्टडी एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, उसके बाद अब कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं जिनके बच्चों का धर्मांतरण यहाँ पर कराया गया है। हालांकि वो बच्चे यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं, वो बच्चे कहाँ पर है ये अभी ट्रैक नहीं हो पा रहा, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि उन्हें ये बात पता चली है मीडिया के थ्रू कि किस तरीके से यहाँ पे धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर करीबन 500 बच्चे जो हैं वो यहाँ प्रशिक्षण लिया करते थे। 72 लोगों का स्टाफ है जो कि इस ऑफिस में काम करता है, और उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। यहाँ का जो मैनेजर है वो भी फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में धर्मांतरण का जो खेल यहाँ पर चल रहा था, जो कनेक्शन यहाँ पर पाया गया है, और जबकि नोएडा पुलिस का कहना है कि इस तरीके की कोई शिकायत यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन अब जिस तरीके के दिशा निर्देश सामने से आए हैं और जिस तरीके से एटीएस ने खुलासा किया है इस रैकेट का, अब वहां पर फाइंडिंग की जा रही है, खोजा जा रहा है कि क्या यहां पर किस तरीके से किया जा रहा था। और अगर आपको बात आए कि यहां पर जो बच्चे पढ़ते थे उन लोगों को करियर में आगे वो कैसे बढ़ेंगे, नौकरी उनको किस तरीके से दी जाएगी, इस तरीके के तमाम जो प्रलोभन है वो दिए जाते थे। महिलाएं हैं उनको शादी का प्रलोभन या आर्थिक सहायता का प्रलोभन यहां पर दिया जाता था, और इसी आधार पर यहां पर धर्मांतरण का काम चल रहा था। जीनत, एक और बड़ी दिलचस्प बात बताएंगे अपने दर्शकों को। 20 साल की उम्र में जब इसने धर्म परिवर्तन अपना किया था तो ये तर्क दिया था कि मैं समाज में बहुत भेदभाव देख रहा था, मैंने इसलिए धर्म बदल लिया, और अपनी ही स्टोरीज बता बता के 1000 से ज्यादा लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, कुछ क्लिप्स दिखा के, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे खुलासे भी हो रहे हैं। गाजियाबाद से अमित हमारे साथ हैं। अमित, गाजियाबाद में क्या जानकारी मिली है इसके बारे में? जीनत, आपको बताना चाहूंगा ये पूरे मामले की जो बात सही हुई 3 जून को एक मंदिर के महंत की हत्या के मामले में विपुल विजयवर्गीय और कासिफ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। विपुल विजयवर्गीय जो कि खुद मुस्लिम बन चुका था, इस पूरे मामले का पटाक्षेप जब हुआ, जब यहाँ पर आईबी की टीम भी आई और एटीएस की टीम भी यहाँ पहुंची, और जब पूरा मामला खुलता चला गया तो परत दर पर यहीं से गाजियाबाद से इसकी शुरुआत भी हुई। बताया ये जा रहा है विपुल विजयवर्गीय जो है उसने कासिफ की बहन से शादी की और शादी करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वहीं जो कासिफ है उसने भी धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम कासिफ रखा है, पहले भी वो भी हिंदू ही था। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि जो इनका जो मास्टर बताया जा रहा था सलीमुद्दीन, कल देर रात वो रिहा हुआ है, और उसका साफ तौर पे कहना यही था कि इन ने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन किया था, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो मामले सामने खुलकर आ रहे हैं उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि शाम दाम दंड भेद तमाम चीजें अपनाकर ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, और ऐसे 1, 2 या 3 लोग नहीं है, ऐसे हजारों लोगों की सूची है जो कि एटीएस ने सबके सामने साझा भी की है, और जो लगातार मामले भी खुलते जा रहे हैं, चाहे वो नोएडा का हो चाहे किसी अन्य इलाके का हो। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत तमाम चीजें की जा रही हैं। इस पे जरूरी था कि इस तरह का खुलासा हुआ है। अभी और भी ऐसे कई नाम निकलकर सामने बिल्कुल, और ये तो शुरुआत है, ये माना जा रहा है कि शुरुआत है। आप इसे बिल्कुल माला की तरह समझिए, धागा टूटा है, मोती बिखर और फिर धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। शंकर हमारे साथ जुड़ गए, शंकर से भी जानकारी लेते हैं। शंकर, मेरा प्रश्न जैसे आपसे पहले भी यही था कि आज रिमांड को लेकर बात होगी। 1000 से ज्यादा लोगों को, खासतौर से आपने गरीब लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को अपना शिकार बनाया, मोटिवेशनल वीडियोस दिखा दिखा के, धर्मांतरण करा के, और ये पूरा एक गैंग चल रहा है। आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, आज कोर्ट में पेशी के दौरान और तमाम इन मसलों पर चर्चा के दौरान
पुलिस के द्वारा उन तमाम सबूतों को रखा जाएगा, तमाम जो गवाह जो हैं और जो अभी तक स्टेटमेंट लिया गया है उसके बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा किस तरह से उनकी आगे की रिमांड चाहिए। रिमांड में लेकर आगे जिस तरह से बाकायदा पूछताछ की जाएगी कि कितने आज तक मैंने कि पिछले अगर 5 सालों की अगर बात करें तो कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया है, और वो छोटे छोटे बच्चों की अगर बात है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील मामला है उन छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है जो मूक बधिर है, तो उनको किस तरह से बाकायदा बहलाता फुसलाता था, किस तरह से बाकायदा धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उसको क्या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में ही रखता था या कहीं और भी भेजता था। इस तरह के कई सवाल हैं। हालांकि जिस तरह से बाकायदा जो बाटला हाउस इलाके में जो उसका दफ्तर है, तो उस दफ्तर में मैं गया था, उमर गौतम के जहाँ पे दफ्तर है उस जगह पे मैं गया था। वहाँ के आसपास के लोग इस मामले पर साफ तौर पे इनकार कर रहे थे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि जब यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम आई है और वो यहाँ से कार्रवाई करते हुए लेके गई है, तो उनका कहना है कि देखिए ये सारे सरासर गलत इल्ज़ाम हैं। लेकिन इस मामले पर यह भी कहा गया कि कई लोगों को वो पहचानते भी नहीं है, क्योंकि वो शख्स यहाँ पे आ रहा है, काम कर रहा है, रह रहा है, लेकिन किस तरह के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल है वो कोई पूछता नहीं था इससे। तो यहाँ पर उमर गौतम की जो बारे में जो आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि देखिए इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो हम लोग को भी पुलिस की तफ्तीश का इंतजार है। शंकर, दो और पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पे ज्यादा बेटर बता पाएंगे। एक तो ये कि फंडिंग को लेके जिक्र हो रहा है। अभी फतेहपुर से जैसे ऋषभ जुड़े थे और बता रहे थे कि वो गांव में एक विजिट किया करता था, 6-6, 7-7 गाड़ियों का काफिला और लोग रिसीव करने आ रहे हैं। आप ऐसी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसे है, बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन है। तो फंडिंग को लेकर सवाल हुआ। दूसरा एक ट्विटर अकाउंट को लेकर सवाल हुआ जिसमें आप अपने आप को पूर्व प्रधानमंत्री का रिश्तेदार बता रहे हैं। ये भी बहुत हैरानी वाली बात है। इसको लेकर कुछ और जानकारियां आई हैं? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो बीपी सिंह के साथ में ये अपना कनेक्शन जोड़ता था और बताता था ये उसका रिश्तेदार है बीपी सिंह। तो कभी वो ये भी जानकारी मिली है कि जो पूर्व एक उपराष्ट्रपति रहे हैं उनके साथ में अपने आप को जोड़ता था। तो कभी वो उत्तर प्रदेश का बताता था तो कभी बिहार से अपना वास्ता जोड़ता था। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर मैं कल देर शाम में काफ़ी लोगों से मैं मुलाकात किया तो उस वक्त में भी कई लोग की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं पे बीपी सिंह तो कहीं पर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा नाम के जो शख्स है बाकायदा उसके साथ में अपना नाम जोड़ता था कि मैं उनका भांजा रहा हूँ। तो इस तरह की जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के साथ में अलग बातें जो है सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं एक ये बताने का प्रयास होता था कि वो इतना बड़ा शख्स है, इतने बड़े परिवार से ताल्लुकात रखता है, उसके बावजूद उसने उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके, उस परिवार को छोड़ करके वो आम लोगों के बीच में आया। तो ये एक बहाना होता था, एक ये लोगों को बहकाने के लिए एक नया तरीका होता था, जिसके बाद धर्म परिवर्तन की करवाया जाता था। तो ये मसला अब काफ़ी संगीन हो गया है और इस मामले में मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियां वो अब केस को रजिस्टर कर सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस केस को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से फंड होने का और पाकिस्तानी एजेंसियों के द्वारा फंड करने का जो एक आरोप लगा है और जिस तरह से बाकायदा इस मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी इस मामले में जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जाएगा। और अगर फंडिंग के बाद पुख्ता निकलती है और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इसके साक्ष्य मिलते हैं तो निश्चित तौर पे उस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, हमने देखा कानपुर, बनारस, नैनीताल में इसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, पश्चिमी यूपी भी खास तौर से इसके टारगेट में था। मथुरा में क्या किया इसने, क्या कांड सामने आए हैं इसके? देखिए जी, तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस समय एटीएस ने उमर गौतम और उसके साथी की गिरफ्तारी करी थी और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ करी थी, तो पूछताछ में जो है मथुरा का भी नाम निकल कर आया था कि मथुरा में भी इसने लोगों को जो है धर्म परिवर्तन कराया है। लेकिन मथुरा पुलिस के अधिकारियों की हम बात करें, उनसे हम लगातार प्रयास करते रहे और इस बात की जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन से इलाके थे जिसमें जो है उमर गौतम ने अपने काम को अंजाम दिया था। तो मथुरा के पुलिस अधिकारी अभी इस मामले से अनिश्चितता जता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है। मथुरा पुलिस के अधिकारियों की इन्हीं बातों के साथ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर गौतम
उमर गौतम अपने जो नेटवर्क है उसको फैलाता रहा और जो लोकल इंटेलिजेंस है, इलाका पुलिस है, वो हाथ पर हाथ धर बैठे रहे। तो फिलहाल जो मथुरा के अधिकारी हैं वो एटीएस के जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां न बने, इसलिए मथुरा पुलिस के अधिकारी इस मामले में मीडिया को अधिक जानकारी देने से बच रहे हैं। लेकिन मीडिया के जरिए बहुत सारी जानकारी बाहर आ भी रही है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 18 भी कर रहा है इस मामले में। आप सभी हमारे साथ रहिए, शबाब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लखनऊ में अब क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्योंकि कच्चा चिट्ठा तो वहीं से सारा बाहर आया है। आपको सारी जानकारी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। क्या कानपुर, क्या बनारस, क्या रामपुर, क्या दिल्ली, क्या नोएडा। आज लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां की जरा इनसे जुड़ी हुई अपडेट्स दीजिएगा। और देखिए, जैसे ही कल एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम चीज़ों को सामने रखा गया, उसके बाद से ये बात साफ हो गई कि 2 जून से गाज़ियाबाद के डासना से शुरू हुआ ये खेल, जिसकी परतें जो 2 जून से खुलना शुरू हुई, वो धीरे धीरे किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रहा है और किस तरह उत्तर प्रदेश के बाहर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, इन तमाम चीज़ों के खुलासे के बाद से एटीएस और ज़्यादा सक्रिय हो गई है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जो आला अफसरान हैं पुलिस के, वो इन तमाम बिंदुओं की तफ्तीश में जुट गए हैं। तमाम उन जगहों पर जो है वो तफ्तीश और तेज़ कर दी गई है जहां से इसकी जड़ें जुड़ती नज़र आ रही हैं। फिर चाहे कानपुर हो, फतेहपुर हो, नोएडा हो या वेस्टर्न यूपी के तमाम वो इलाके हों जहां से धर्म परिवर्तन की खबरें हैं। हालांकि 1000 लोगों का जो जिक्र किया गया है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 1000 लोगों की जो संख्या है वो उनके क्षेत्र कहां हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बिल्कुल ठीक। शबाब, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन नैनीताल में किया था, तो तार तो दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन वहां पर भी होनी चाहिए। बिजनौर का एक युवक था नासिर, जिसके साथ मिलकर, तो पड़ताल तो नासिर की भी होनी चाहिए। और दिल्ली की बात करें जहां दावा इन्होंने अपना संस्थान खोला हुआ है 2, और उसके बाद नोएडा की बात करें और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की। शुक्रिया शबाब, आप हमारे साथ जुड़े। अगर हमें कहें, इस पूरी खबर पर हमारी दिन भर नजर रहेगी, हर अपडेट आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।